हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ और उन शर्तों को आप लागू करिए। ये बुनियादी बात हमारी उसूल रही है। यही बात हमने कल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन जो पूरी मुल्क की हालत है उसके दरमियान इस प्रॉब्लम को, जम्मू एंड कश्मीर की, हमें जो देखना है उसके चलते हुए आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ये है कि जहाँ तक देश के आर्थिक सवाल है और लोगों की जो हालत है वो बहुत बड़ी तरीके से मतलब उसके अंदर डिजनरेशन हुआ। आज बेरोजगारी शायद इतिहास में मतलब सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दी, क्योंकि कहता मिलना नहीं है, बेकार में इसमें क्यों फंसे। वो जो है, अब ये नौजवान जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये नौजवान को अगर हम जो है उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे और नौकरियां देंगे, तब ये अपने आप में एक नया देश जो है खड़ा करेगा और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था तो करो ना, इसका उल्टा आज जो इकोनॉमिक हमले जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, दुनिया के कितने भी इंडेक्स देखिए आप, उसके अंदर देखते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिचुएशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ डिक्लाइन होते जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जितने भी इंडिसेस ले लो आप, और यहाँ तक कि कह दिया गया आज वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी बट वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। अब वही हो रहा है आज। इलेक्शंस आप जीतिए, किस तरीके से जीतेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो एक लेजिटिमेसी करके जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल पिलर्स है उस सब का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपकी सेकुलर डेमोक्रेसी, आपका सोशल जस्टिस, आपके फेडरलिज्म और आपके इकोनॉमिक सॉवरेंटी। आज देश का संपत्ति कुछ नहीं बचा है जिसकी जो बेचा नहीं जा रहा। कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर ये बेचने की बात, और इसके चलते हुए फ़ायदा चंद लोगों को होती है, और वो सभी जानते हैं कौन है ये लोग। खेती को भी उनको हैंड ओवर करने की बात के अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। बाद में सरकार कहती है कि ये तो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। तो रोका कैसे भाई आप? हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में, ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता। इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ा देते हैं, और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है? पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है, और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से। और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन, या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ दी CPI, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में कोई इज्जत, अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आए? ये डेमोक्रेसी है? ये किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि सभी जितने आज सेकुलर ताकतें हैं, इन सभी ताकतों को इकट्ठा होना ज़रूरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, मुल्क को बचाना पहले, ताकि उसके बाद में जिस आधार पर इस मुल्क को बदलना चाहते हैं हम बेहतर, हमारी एक अंदाज़ है, हमारी एक सुझाव है, हमारा एक प्लान है
किसी और पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर बहस करेंगे। पहले अपने मुल्क को बचाओ, इस संविधान को बचाओ। इन सवालों के ऊपर लोगों की भूखमरी या अब जो हालत है जिंदगी के, उसके ऊपर कोई बात नहीं उठाते। यूपी के चुनाव में पूरा का पूरा ये क्या था इश्यू, 80 वर्सेस 20%, या बुलडोजर लेके आप जो है पब्लिक मीटिंग करोगे, उसका खुद अपना एक सिंबॉलिक समझ मतलब वो क्या है, या प्रधानमंत्री खुद बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच में। श्रीनगर पिछले बार जब आए थे तो इनको ले जाना पड़ा मतलब दिल्ली इलाज के लिए, और वहाँ की उसकी हालत और आज की हालत जब देखे तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ ना बदला वो भी नज़र आ रहा है। कि इन हालातों में आज के अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रिगेशन और 35A की एब्रिगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो, और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं, मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की के स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मानकर चलते हैं और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है। हाँ, ये जिहाद के बाद या कभी आगे आपकी ड्रेस कोड की बात, हाँ, हिजाब का मसला, यानी सब सवाल जो उठाते हैं जज्बात की, जहाँ पर फूट डालना है अपने मुल्क के लोगों के बीच में, यही फूट डालते डालते यहाँ तक कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड, आपके मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही ले ले, अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के, उसको दिखाने दिया आपने? फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार। अरे मिलिटेंसी के साथ लड़ने में ये आज देते हैं कट ऑफ डेट 1990 से लेकर 1990 से पहले 1989 में इनके ऊपर हमले हुए हैं, अपने तारिक अमीन साहब के ऊपर, हमारे पार्टी के कई सारे मतलब कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं हमारे ऊपर। जब भी हम आए
मतलब उन ज़माने में जब आए तो कहते ये सब काफिरों की पार्टी है वगैरह वगैरह, और पूरा का पूरा प्रचार और ये हमारे ऊपर चल जाता है। अरे मिलिटेंसी लड़ने के लिए हम भुगत चुके हैं, लड़ते हैं और लड़ेंगे भी। ये ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ JNK में, हम लड़े हैं पंजाब में, जब 200 से ज़्यादा हमारे कॉमरेडों की जाने गई। वहाँ की जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट की जो लड़ाई थी खालिस्तानी की उस समय असम के अंदर। तो हमारी पार्टी की ये है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम जो है हर समय हमारे लोग आगे बढ़कर लड़े हैं, हिम्मत के साथ लड़े हैं, शिकार भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। तो ये सबक मत सिखाइए कि उस समय कौन नेता और कश्मीरी पंडित जब उनकी जो यहाँ पे एक्सोडस की बात, या एक्सोडस कहते हैं वो भी, मतलब यहाँ से जब उनको ले गया, उसके अंदर अगर सही ढंग से आपको सच्चाई चाहिए तो उस समय के गवर्नर का क्या रोल रहा, ये सब बातें भी आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों के ऊपर मिलिटेंट के हमले, हिंदुओं के ऊपर, लेकिन वो सिख क्यों नहीं माइग्रेट किया, बाकी क्यों नहीं किया? इन सभी सवाल की जवाब भी तो चाहिए। लेकिन आप सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए कोई फिल्म पैदा करते हो, इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। अब यही आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर का पिछले दिसंबर में एक RTI का जवाब देते हुए वो आंकड़े देता है, उसके ऑफिस तो मतलब फॉर्मली वो आंकड़े देता है कि 1990 से जब मिलिटेंसी बढ़ रही थी, 89 कश्मीरी पंडितों की डेथ हुई और 1635 जो बाकी फेथ्स के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की डेथ हुई। ये उनका खुद का मतलब उनके लेटर हेड पे पुलिस का कहना है। अब ये पुलिस कह रही है ये है सच्चाई, तो ये क्यों नहीं आता सामने? हमने कहा ये सब हमदर्दी हमारी हर समय रही है, और बाहर जितने भी कश्मीरी पंडितों को जितना भी हम कर सके कानूनी तौर पर, पार्लियामेंट के अंदर बाहर, उन सब को जो है उनके लिए जो कानून फायदे मतलब जो भी मिलना चाहिए था वो सबके लिए लड़े हम CPIM। लेकिन ये नफरत और हिंसा के आधार पर जो आज राजनीति चल रही है, उसे बिना रोके आज ये मुल्क नहीं बच पाएगा, और उसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के संस्थाओं यानी पार्लियामेंट से लेकर आज ये बात मतलब अब आपकी भी हमारी मदद चाहिए कि लोगों तक पहुंचाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है वी द पीपल, मतलब क्या है, हम लोग का मतलब क्या है कि पीपल आर द सॉवरेन मास्टर्स ऑफ इंडिया। और कैसे एक्सरसाइज करते हैं पीपल? थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट, and government is accountable to the parliament, MPs are accountable to the people, that is how we the people का लिंकेज होता है। अब पार्लियामेंट ही नहीं चलेगी सही ढंग से तो ये लिंकेज गया, और सरकार की कोई जवाबदारी नहीं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस पड़े हैं वो देखिए, इलेक्शन कमीशन की रुझान देखिएगा, या CBI ED को देखिए, जिस तरीके से वो उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं सरकार की। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना ये भी घातक है। तो CPIM ने आज ये तय किया कि आज इसके खिलाफ हमारी पार्टी की ऑल इंडिया कांग्रेस होगी 6 से 10 तारीख को केरल में, अप्रैल को। उसकी भी इसी की तैयारी में हर स्टेट में ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जो सिलसिला कल